क्रिएटिव कंट्रोल। क्या प्रो रेसलिंग में कोई ऐसे दो शब्द हैं जो इससे ज्यादा डरावने हो सकता है विंस मैकमैन हो, लेकिन वो पूरी अलग कहानी है। किसी रेसलर को अपनी किस्मत खुद लिखने देना कभी कभी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ऐसे में अक्सर बड़े स्टार्स अपने घमंड का दिखावा करते हैं और उसमें शामिल हर किसी के लिए चीजों को बदतर बना देते हैं। कभी कभी रेसलिंग में आजादी सबसे अच्छी चीज नहीं होती है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये 10 इवेंट्स हैं जब किसी रेसलर ने क्रिएटिव कंट्रोल क्लॉज का इस्तेमाल किया। शुरू करते हैं। Join us. नंबर 10, लेसनर टर्न्स डाउन वाइट। हाल ही के एग्जाम्पल में शुरुआत करते हुए हम उस इंसान की बात करेंगे जिसने अपने करियर में ज्यादातर समय अपनी शर्तों पर ही काम किया है। 2012 में WWE में अपनी वापसी के बाद से ब्रॉक लेसनर को एक खास रेसलर और कंपनी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक के तौर पे पेश किया गया है। सुपरस्टार होने के कारण उन्हें उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों को चुनते समय अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, या फिर इस मामले में कहें तो जिनके साथ वो काम नहीं करना चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेसनर को ब्रे वाइट के साथ एक स्टोरी लाइन बनाने का मौका दिया गया था जो रेसलमेनिया 39 में खत्म होती। ये मेनिया 32 की गलतियों को ठीक करने का एक अच्छा तरीका हो सकता था, जहां वाइट के इंजर होने से पहले दोनों को लड़ना था, लेकिन किसी न किसी कारण से लेसनर ने इसे रोक दिया और प्लान्स को बदल दिया गया। शायद हम पूरी तरह से कभी ये नहीं जान पाएंगे कि बीस्ट ने ईटर ऑफ वर्ल्ड्स का सामना करने से क्यों मना कर दिया। हो सकता है वो ओमोस के साथ अपना 5 स्टार क्लासिक मैच ही चाहते थे। नंबर 9, इट्स नॉट वेडर टाइम। स्वर्गीय महान बिग वैन वेडर दुनिया के अब तक के सबसे अनोखे रेसलर्स में से एक थे। उनके आकार, ताकत और फुर्ती के अनोखे कॉम्बिनेशन ने उन्हें हर जगह एक मेन इवेंट प्लेयर बना दिया। हाँ, लगभग हर जगह। मैस्टरडॉन 1996 में WWE में शामिल हुए थे और उसी साल के समर स्लैम तक वो वर्ल्ड टाइटल के लिए शॉन माइकल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। हे भगवान, 90 के दशक के शॉन माइकल्स और बैकस्टेज में उनकी छेड़छाड़ की लिस्ट, ये कुछ सही नहीं लग रहा। इन दोनों को लेकर ये प्लान बना था कि ये दोनों महीनों तक बेल्ट के लिए लड़ेंगे। शॉन समर स्लैम में डिफेंड कर लेंगे, सर्वाइवर सीरीज में टाइटल हारेंगे और फिर अपने होम टाउन सैन एंटोनियो में रॉयल रंबल में इसे फिर से जीत लेंगे। सुनकर अच्छा लगा ना? लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बजाय HBK ने बैकस्टेज अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सीरीज को केवल एक समर स्लैम मैच तक सीमित कर दिया। ये आखिरी बार था जब वेडर को मेन इवेंट रेसलर के तौर पे सीरियसली लिया गया। ये अभी तक साफ नहीं है कि शॉन ने ये फैसला वेडर के सिर पर सच में वार करने से पहले लिया था या बाद में, लेकिन कुछ भी हो, ये एक बेवकूफी भरा फैसला था। नंबर 8, द वॉरियर स्टेज गुड। ग्रेग के बाद से यूनाइटेड किंगडम में होने वाली सबसे महान चीज थी समर स्लैम 1992। समर स्लैम 1992 में सबसे ज्यादा बात ब्रेट हार्ट और ब्रिटिश बुलडॉग के बीच होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच की ही रही थी, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये एक क्लासिक मैच था। लेकिन शो में एक और बहुत अच्छा टाइटल मैच हुआ था। रैंडी सैवेज ने अल्टीमेट वॉरियर के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड किया और रिक फ्लेयर और मिस्टर परफेक्ट वहीं मंडराते रहे। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों अच्छे लोगों में से कोई एक बुरे लोगों के साथ शामिल हो जाएगा और इस तरह वो भी एक बुरा इंसान बन जाएगा, लेकिन वॉरियर ने कथित तौर पे हील बनने से साफ इनकार कर दिया। असल में अपने पूरे WWE करियर के दौरान जिम हेलविक ने कभी विलेन का किरदार नहीं निभाया, और ये शर्म की बात है क्योंकि अगर फैंस को पता होता कि वो पर्दे के पीछे कितने बड़े बेवकूफ हैं, तो वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते। शायद विंस को उस छोटे बच्चे से कहना चाहिए था कि वो वॉरियर को जाके ये बताएं कि वो हील बनने वाले हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा करना पड़ता, भले ही वो चाहें या ना चाहें। नंबर 7, कीपिंग इट आउट ऑफ द फैमिली। आइए अब WCW की ओर बढ़ते हैं, जिसे एक ऐसी जगह कहा जा सकता है जिसके मालिक उसे संभाल नहीं पाए। कंपनी अपने बाद के सालों में अपनी अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर हुई, जिसके लिए हेड राइटर के तौर पे आए विंस रूसो को हमें शुक्रिया कहना चाहिए। रूसो के सभी अजीबोगरीब आइडियाज को लिस्ट करने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसके अलावा वो शायद मुझ पर ट्विटर पर भी हमला करेंगे, और मेरे पास इसके लिए ताकत नहीं है। उनके सबसे शानदार मास्टरपीसेस, ये एक मजाक था, में से एक पहेली थी कि स्टेसी कीबलर के बच्चे का पिता कौन था। हम सभी को ये मानने के लिए मजबूर किया गया था कि ये उस समय के स्टेसी के ऑन एयर बॉयफ्रेंड डेविड प्लेयर थे, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कह पाते, पता चला कि प्रेगनेंसी की बात तो झूठी थी। क्या ये शुरू से ही एक प्लान था? बिल्कुल नहीं। ये साल 2000 का WCW था। शुरू में डेविड के पिता रिक को स्टेसी के बच्चे के पिता के तौर पे सामने लाने का प्लान था, लेकिन नेचर बॉय ने इसे सही नहीं मानते हुए इस कहानी में हिस्सा लेने से मना कर दिया। और सच में अगर रिक फ्लेयर आपसे कहते हैं कि आपने हद पार कर ली है, तो आपने सच में बहुत ज्यादा हद पार कर ली है। तो दूसरा दावेदार कौन था? खुद विंस रूसो।
नंबर 6, जेरिको डजंट मेक द लिस्ट। WCW के बारे में ही बात करते हुए अब हम चलते हैं एक ऐसी लड़ाई की तरफ जो पर्दे के पीछे हुई लेकिन कैमरों के सामने नहीं। 1998 में बिल गोल्डबर्ग और क्रिस जेरिको दोनों ही शोहरत कमा रहे थे। गोल्डबर्ग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे, जबकि जेरिको क्रूजरवेट डिवीजन के चालाक और डरपोक विलन थे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जेरिको लगातार बिग बिल को चिढ़ाते रहते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में उन्होंने बिल का एंट्रेंस भी चुरा लिया, जिसने शायद गिलबर्ग नाम के कैरेक्टर की नींव रखी थी। हालांकि जेरिको ने किसी तरह की चिंगारी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए शायद ऐसा ना हो। खैर Y2J ने वही किया जो उन्होंने कहा था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन द मैन उनके साथ कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते थे। उन्हें नहीं लगता था कि जेरिको एक अच्छे चैलेंजर हैं, इसलिए उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि कहानी शुरू करने से पहले मैनेजमेंट को इस पर काम कर लेना चाहिए था। इससे वो सच में एक दूसरे को नापसंद करने लगे, जिसके कारण WWE में शामिल होने के बाद उनके बीच एक असली लड़ाई शुरू हो गई। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जेरिको जीत गए थे। मुझे लगता है कि अब हम समझ गए हैं कि गोल्डबर्ग ने उन्हें इतने लंबे समय तक क्यों इग्नोर किया। नंबर 5, सीना वर्सेस द नेक्सस। वो आदमी जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा ख्वाहिशें पूरी करने का मौका दिया गया, उसने अपनी बैकस्टेज शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना? हमारे जॉनी ने तो बिल्कुल नहीं। आपका दिल टूटने वाला है। बिग मैच जॉन ने कुछ युवा रेसलर्स को आगे बढ़ने से रोका था और शायद इसका सबसे बुरा एग्जाम्पल समरस्लैम 2010 में देखने को मिला था। सीना WWE के लॉयलिस्ट की अपनी टीम को NXT के ओरिजिनल सीजन से 7 बदमाशों के एक ग्रुप नेक्सस के खिलाफ लीड कर रहे थे। इस नए गुट को पेपर व्यू पर एक बड़ी जीत देने के बजाय सीना ने कंक्रीट की फर्श पर मारी गई DDT को भी नाकाम कर दिया और जस्टिन गैब्रियल और वेड बैरेट को हराकर अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। ये साफ दिखाई देता है कि ये पूरा सुपर सीना वाला मामला कहां से आता है ना? कहा जाता है कि 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने खुद उन्हें कंक्रीट पर DDT मारे जाने और फिर वापसी करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। भले ही नेक्सस की हार के लिए पूरी तरह से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस बात ने सभी को मैच से बाहर कर दिया और ग्रुप को पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखा दिया। नंबर 4, दैट्स द बॉटम लाइन। जब आप आज तक के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट रेसलर्स में से एक होते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि आपके पास बैकस्टेज में सबसे ज्यादा ताकत होगी। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपने करियर के दौरान बहुत सारे क्रिएटिव फैसलों के खिलाफ गए। वो रेसलमेनिया 15 के मेन इवेंट को ट्रिपल थ्रेट बनाने के प्लान से मुकर गए, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि शॉन माइकल्स ने उनके कान भर दिए होंगे। फ्री टीवी पर ब्रॉक लेसनर से हारने के लिए कहे जाने पर वो एरेना छोड़कर चले गए। माफ करिएगा, मेरा मतलब है वो अपनी बाइक लेकर उड़ते हुए घर चले गए। हमें WWE की ब्रांडेड भाषा का इस्तेमाल करना होगा दोस्त। उन्होंने कुछ लोगों के साथ काम करने के लिए भी साफ मना कर दिया, जिसमें 1999 में एक नकली कंट्री सिंगर भी शामिल थे। जेफ जैरेट 2 साल पहले फेडरेशन में फिर से शामिल हुए थे और WWE ने उन्हें टेक्सास रैटलस्नेक के साथ लड़ाने के प्लान्स सोच रखे थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। डबल जे ने ऑस्टिन 316 प्रोमो को ईशनिंदा करने के लिए टोका और स्टोन कोल्ड अपने शुरुआती दिनों में जेफ के पिता के लिए काम करने के दौरान उनके साथ हुए बर्ताव से नाखुश थे। नतीजन बायोनिक रेडनेक ने जैरेट के साथ काम करने से इनकार कर दिया और ये कहानी खत्म हो गई। कोई बात नहीं मेरे भाई। नंबर 3, एनीवन बट शॉन। हम अपने पुराने दोस्त मॉन्ट्रियल स्क्यूचॉप के साथ फिर वापस आ गए हैं। हमने और कई दूसरे कमेंटेटर्स ने सर्वाइवर सीरीज 97 में जो हुआ उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। लोगों ने बहुत सी बातें की हैं कि कौन गलत था और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता था, लेकिन ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ब्रेट हार्ट की जिद का बहुत बड़ा हाथ था। हिटमैन WCW जाने के लिए तैयार थे जब उन्हें पता चला कि कंपनी उनके कॉन्ट्रैक्ट को उसी कीमत पर बरकरार नहीं रख सकती। समस्या ये थी कि वो उस समय WWE चैंपियन थे और वो उस इंसान से नफरत करते थे जो उनसे वो टाइटल छीनने वाले थे। एक बार फिर इस बारे में बहुत कुछ कहा गया कि ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हार्ट के लिए इससे भी बुरी खबर ये थी कि उन्हें अपने होम टाउन में हारने के लिए कहा जा रहा था, जहां उन्हें एक छोटे देवता के रूप में पूजा जाता था। अंत में हार्ट ने उस रात माइकल से हारने से इनकार कर दिया, जिससे वो घटनाक्रम शुरू हो गया जिसके बारे में हम आज भी बात कर रहे हैं। ब्रेट, आप मान क्यों नहीं गए? अरे हाँ, क्योंकि HP के एक बदतमीज इंसान थे और उन्होंने हिटमैन से कहा कि वो उनसे पहले नहीं हारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वन नाइट ओनली। शॉन माइकल के बदतमीज होने की बात हो ही रही है। 1997 में हुआ वन नाइट ओनली पेपर व्यू एक और ऐसा इवेंट था जो यूके में हुआ था। समरस्लैम 92 की तरह एक बार फिर डेवी बॉय स्मिथ अपने देश में एक शो के मेन इवेंट में थे। इस बार उन्हें अपनी यूरोपियन चैंपियनशिप को डिफेंड करना था।
ओ नहीं, शॉन माइकल्स के खिलाफ शो स्टॉपर ने न केवल ब्रेट हार्ट वर्सेस दी अंडरटेकर को मेन इवेंट के स्थान से हटाकर वहां खुद को रख दिया, बल्कि उन्होंने बुकिंग टीम को भी रिजल्ट बदलने के लिए राजी कर लिया ताकि वो खुद हारने की जगह डेवी को हरा सके। ये तब हुआ जब बुलडॉग ने पहले ही अपने कैंसर से जूझ रही बहन के लिए अपना अगला मैच डेडिकेट करने का वादा किया था। बहुत खूब। और माइकल्स ने उस बेल्ट के साथ क्या किया जिसके लिए उन्होंने इतनी पॉलिटिक्स करी थी, वो सच में ट्रिपल एच के लिए पड़े रहे ताकि वो टाइटल जीत सके। सच में शॉन, ये समझना मुश्किल नहीं है कि उस समय लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते थे। वो क्रिएटिव कंट्रोल का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान है जो उन्हें साफ तौर पे इसमें पीछे छोड़ देता है। नंबर 1, दैट डजंट वर्क फॉर मी ब्रदर। हम चीजों को खराब करने वालों की लिस्ट को बिना किंग वॉर्म हल्क होगन की बात किए कैसे खत्म कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अपने समय के दौरान हल्कस्टर दर्जनों आसान जीत, बदले हुए नतीजे और करियर बर्बाद करने के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। हमारे पास यहाँ उन सब के बारे में बात करने का समय नहीं है, इसलिए आइए WWE और WCW दोनों के एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। टेड टर्नर की दुनिया में स्टारकेड 97 में स्टिंग से हारने से इनकार करने के लिए होगन ने अपने स्टेटस का इस्तेमाल किया। एरिक बिशॉफ ने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये एकमात्र मौका था जब उस कंपनी में होगन ने अपने क्रिएटिव कंट्रोल का इस्तेमाल किया। मुझे तुम पर यकीन है एरिक। बात करते हैं उस समय की जब वो WWE में थे और शो स्टॉपर के साथ आमने सामने गए थे। दोनों के बीच प्लान की हुई 3 मैच सीरीज को समरस्लैम 2005 में सिंगल मुकाबले में बदल दिया गया, क्योंकि होगन ने फैसला किया था कि वो हारना नहीं चाहते। हालांकि अंत में माइकल जीत गए। आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ।